तो अगर वो आप इस तरह से ऑर्डर निकाल देंगे कि हाँ जी जिसका नहीं है वो जमा करवाए, तो ये टोटली मेरे हिसाब से डीसी साहब को खुद सोचना चाहिए, थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए इसको। जिनके ऑनलाइन नहीं हुए हैं वो सारे अपने वेपन जमा करवाइए जी। इसमें क्लियर उन्होंने किया है कि वो कोई भी अगर लाइसेंस रिन्यू के लिए आता है, जब कोई बना जो उनके पास जो रिकॉर्ड में है जितने भी लाइसेंसेस हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि उनको ऑनलाइन वही उनको नंबर दें। रूल 16 में क्लियर लिखा हुआ है कि भाई आप किसी इंसान को ये नहीं कह सकते आपका नहीं है तो नहीं है, भाई मेरा फॉल्ट नहीं है ये बोल देते हैं कि हाँ जी हमने नोटिस लगाया, जब हम न्यूज़पेपर ने निकाला। आज इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, न्यूज़पेपर आई डोंट थिंक के लोगों के घरों में आता भी होगा। डीसी जम्मू अनिल वासा जी द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है। आपके पास भी अगर गन है, आप गन होल्डर हैं, आपके पास लाइसेंस है, अगर वो NDAL पर पोर्टल जो है उस पर रजिस्टर नहीं है ऑनलाइन, तो आपको अपना वेपन जो है उसे सबमिट करवाना पड़ेगा। आपको जो है लाइसेंस और आपको गन रखने का कोई भी हक जो है वो नहीं होगा, ये कहा गया है उस ऑर्डर में। आखिरकार ऐसा ऑर्डर क्यों निकाला गया है, इसके पीछे क्या वजह रही, और अब जो लोग वेपन्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैक्सिमम डिफेंस या रिटायर्ड आर्मी पर्सनल से अगर बात करें तो वो इस समय जो है वो जॉब करते हैं बैंकिंग में। आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर्स की बात करें, सिक्योरिटी पर्सनल के तौर पर वो कई सेक्टर्स में जॉब करते हैं, उनके पास भी वेपन रहता है। लेकिन अब अगर उनका वेपन भी वहाँ नहीं होगा तो क्या उन्हें भी सबमिट करना पड़ेगा? या फिर अगर आपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए अपना लाइसेंस लिया हुआ है और गन आपके पास है तो आप क्या उसको भी सबमिट करेंगे अगर NDAL के ऊपर जो है आपका वो वेपन जो है वो रजिस्टर नहीं है, लाइसेंस जो है रजिस्टर नहीं है? क्या पूरा मामला है, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ संजय शर्मा जी हैं, प्रेसिडेंट हैं गन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जम्मू के। सीधी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्वैश बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन बन चुकी है, लोग हड़बड़ा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा आखिरकार क्या करना होगा। तो सीधी बातचीत इन्हीं से करते हैं। संजय, सबसे पहले तो स्वागत है बहु एक्सप्रेस जी। ये जो ऑर्डर निकाला गया है, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा क्या की पॉइंट्स क्या हैं इस ऑर्डर में, किन्हें जो है वो वेपन को सबमिट करवाना है और कहाँ सबमिट करवाना है और क्यों सबमिट करवाना है? बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर जो निकाला है इसमें बहुत सी बातें गौर करने वाली है। नंबर एक ये है इनका सबसे पहले कि जितने भी जिनके ऑनलाइन नहीं हुए हैं वो सारे अपने वेपन जमा करवाइए जी। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है ऑनलाइन किसने करना है। एक रूल है, रूल नंबर 16 है, उसमें ये लिखा है ड्यूटी ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर NDAL पोर्टल। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी बाय ग्रांटिंग और रिन्यूइंग a license or at the time of providing it allied services to any license under these rules shall ensure that the data of the transaction approved by him is simultaneously updated in the electronic format locally and on the NDAL system under its login ID। तो इसमें क्लियर उन्होंने किया है कि वो कोई भी अगर लाइसेंस रिन्यू के लिए आता है, जब कोई बना जो उनके पास जो रिकॉर्ड में है जितने भी लाइसेंसेस हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि उनको ऑनलाइन वही उनको नंबर दें, सो दैट कि जो लोगों के पास है जो जितने भी लाइसेंस है उनका यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा। तो जिनके होंगे तो जो उसमें लीगल और इलीगल का पता चल जाता है कि जो रिकॉर्ड उनके पास है उन्होंने वही चढ़ाना है। और इसके बाद उन्होंने फर्दर ये भी लिखा है प्रोवाइडेड दैट द लाइसेंसी शैल नॉट बी held accountable for failure on the part of the licensing authority to update such data in the electronic form। मतलब इसने क्लियर रूल 16 में क्लियर लिखा हुआ है कि भाई आप किसी इंसान को ये नहीं कह सकते आपका नहीं है तो नहीं है, भाई मेरा फॉल्ट नहीं है ये ड्यूटी आपकी है। ठीक है, मेरा लाइसेंस 2014 का बना है या उससे पहले का जब NDAL सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो रिकॉर्ड आपके पास है वो आप चढ़ाइए। और दूसरा ये लिखा है कि जब मैं रिन्यू करवाने जाता हूँ तो तब वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देखेगा हाँ जी ये लाइसेंस हमारे पास है, ये नंबर हमारे पास है, तो इसको हम ऑनलाइन पोर्टल में इसको चढ़ा दें तो ये वो हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे बोले कि ये बोल देते हैं कि हाँ जी हमने नोटिस लगाया, जब हम न्यूज़पेपर ने निकाला। आज इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, न्यूज़पेपर आई डोंट थिंक के लोगों के घरों में आता भी होगा। वो जो भी होता है एक दूसरे की बातें सुन सुन के, जहाँ कोई बोर्ड वहाँ पे देखे, तो जिनके पास लाइसेंस है जब वो रिन्यू कराने के टाइम पे जाते हैं तो उनका नहीं होता, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि भाई आप करिए उसको। तो अगर वो आप इस तरह से ऑर्डर निकाल देंगे कि हाँ जी जिसका नहीं है वो जमा करवाए, तो ये टोटली मेरे हिसाब से डीसी साहब को खुद सोचना चाहिए, थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए इसको
कि इनका फॉल्ट कहाँ पे आता है। तो एक इनको चांस ज़रूर देना चाहिए। एक बड़े बड़े जहाँ तो आप एक पोर्टल बना लीजिए, उस पर आप लिखिए जितने भी इतने आर्म्स डीलर 100 कुछ आर्म्स डीलर हैं उनको सबको नोटिस कर दिए, सो दैट वो ये मैसेज स्प्रेड करें। एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जैसे NDAL पोर्टल की बात की जा रही है, इस पोर्टल पे जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, जैसे लाइसेंस की आप बात करें, जिनका वहाँ पे ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ, वो क्या अपलोड करवा सकते हैं? आप खुद वहाँ पे चढ़ा पा रहे हैं या फिर वो बंद हो चुका है? जिनका चढ़ा था चढ़ा है, नहीं चढ़ा तो ख़त्म? हाँ, एक्चुअली मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं कि जैसे वो कहते हैं हम DM ऑफिस जाते हैं तो वो कहते हैं कि इस समय वो पोर्टल बंद है। अगर पोर्टल बंद है वो हमारा फॉल्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट का है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी का है। जो भी रीज़न होता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उस पोर्टल को चलाना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। जब भी हमें जाते हैं हमें कोई लिखित नहीं वो देते हैं, ओरली वो बोल देते हैं। जितने भी लोग मेरे पास आए हैं उन्होंने बोला है कि वो कहते हैं जी NDL सिस्टम बंद किया हुआ है उन्होंने, तो वो नहीं चढ़ेगा। तो वो लोग कहाँ जाएँ, वो क्या करें? जब भी हम दफ्तर में जाते हैं, नहीं जी आजकल NDL सिस्टम बंद है तो ये नहीं होगा, जब खुलेगा तब आना, जब खुलेगा तब आना। अब जो लाइसेंस होल्डर होता है इंडिविजुअल बंदा, वो इतना वो नहीं होता कि मैं 24 घंटे इसके पीछे ही भागता रहूं कि कब है क्या। कई लोगों के मैंने ऐसे देखे हैं कि उन्होंने घर में बंदूक लेके रखी हुई है, अब काफ़ी पुरानी है, 2014, सिर्फ जब रिन्यू का टाइम आता है तो पहले रिन्यू हो जाते थे, जब अभी NDL में उनका UN नंबर उनका लगा ही नहीं हुआ है, तो उनके रिन्यू भी हैं। जब उनका वो टाइम आता है तो तब वो इतने परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं जी आपका UN नंबर नहीं लगा है तो ये रिन्यू नहीं होगा। तो वो लोग कहाँ जाए? आप DM के पास मीटिंग पे जाइए या किसी से बात करिए, इंडिविजुअल तौर पे बात कर देते हैं तो वो सीधा, क्योंकि लेमैन को बेसिकली रूल्स की अवेयरनेस नहीं होती है इतनी, वो जब भी जाता है उनको सीधा बोल देता नहीं है, वो अपने ऊपर ले लेता है यार ये मेरा ही फॉल्ट होगा, जबकि वो कानून उनको पता नहीं होता। तो कानून का जो आगे अगर लीगली बात करें, क्योंकि आप एज ए प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहूँगा, कैसे इसे आप आगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे बिजनेस, क्योंकि लोगों का घर परिवार जो है इस पर काम से चल रहा है, अगर इस तरीके से जो है एकाएक कह दिया जाता है, ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर अंदर करना, इससे पहले कोई डेडलाइन दी गई थी आप लोगों को कि हम जो है इस पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन अपने आप को करवाना है, अगर नहीं करवाएंगे तो उसके बाद आप जो है ये पोर्टल बंद हो जाएगा, तो जिनके लाइसेंस नहीं चढ़ेंगे ऊपर तो उनको जो है सबमिट करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ आदेश निकाला था? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो ये पोर्टल में जितना भी NDL को जितना भी वो सारा वो उन्हीं के अंडर होता है। वो टाइम टू टाइम इसको क्या करते हैं कि एक्सटेंड करते रहे हैं और एक्सटेंड करते आए हैं। वो होपफुली वो अभी फिर से एक्सटेंड करेंगे। अभी रिसेंटली मेरे पास एक उनकी लेटर आई थी, तो उसमें इन्होंने मैं आपको लेटर बता देता हूँ। उस लेटर में इन्होंने क्लियरली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लिखा है, उसका जो सब्जेक्ट है वो है इशू रिगार्डिंग UN जनरेशन फॉर पेंडिंग केसेस। इसमें ये लिखा है कि हमने 3 टाइम इसका बढ़ाया है, अप टू 3/1/2020 तक इन्होंने बढ़ाया था कि कोई भी बंदा अंडर नोटिफिकेशन GSR नंबर 11E, ये आप नेट में कभी भी देख सकते हो। और इन्होंने लिखा है कि इन व्यू, लास्ट में लिखते हैं, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ इन्फॉर्म दैट ऑल सच केसेस विच आर विदाउट UN मे बी कंसिडर अफ्रेश and decision regarding grant or denial of license to them shall be taken on their merits। अब इसमें ये है कि ये इन्होंने स्टेट पे, इसका कहने का मतलब ये है इनका कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, जब इनके पास कोई आदमी आता है कि मेरे पास गन है, मैंने परचेज़ की हुई है, मैंने 2014 की जब 12 की, अब मेरा रिन्यूअल का टाइम आया है, तो आप कहते हैं मेरा, और मैंने UN नंबर नहीं लगाया है, तो आप मुझे ये नहीं कर सकते कि भाई नहीं इसको आप वो कह दो कि ये इनवैलिड है, आप इसको जमा करवा दीजिए। जबकि कानून रूल नंबर 16 स्टेट में कहता है ये आपकी ड्यूटी है। जब वो रिन्यू के लिए आएगा, जब वो किसी भी एलाइड सर्विसेज के लिए आएगा, आपने देखना है अगर उसका UN नहीं है तो आप उसका पोर्टल में चढ़ाओ। और मैं खुद पर्सनली DC साहब से मिलूँगा, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा उनके साथ, तो मैं बोलूँगा कि एक आप नोटिस निकालिए सबके लिए कि लास्ट चांस क्या मतलब कि जो भी है लोगों को अवगत करवाइए कि नहीं, आप जितने भी UN नंबर नहीं लगे हैं तो दे आर अगेन, वो अपना फॉर्म सबमिट करिए। इसका फॉर्म है, उस पर अंदर इसका लाइसेंस का पूरा लिखा जाता है, तो वो जमा करिए तो हम इसको दोबारा कंसीडर करते हैं। और अगर आप वैसे कर देंगे, सारे करते हैं, तो एक तो पैनिकिटी बड़ी क्रिएट हो जाएगी, तो फिर लोग जाएंगे, कुछ लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटाएंगे, फिर अल्टीमेटली इन द एंड फिर आपको यही करना पड़ेगा। एज ए मैन्युफैक्चरर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, कितना इम्पैक्ट जो है आप लोगों के बिजनेस पर भी इस ऑर्डर से पड़ने वाला है, और जिन लोगों के पास वेपन है उनमें तो ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन तो बनी हुई है? सर मैंने तो बिज़नेस पे इम्पैक्ट तो इसका ऐसा है कि मैंने नंबर ऑफ़ टाइम स्टेट को भी, जब ये स्टेट थी, जब UT बनी, मैंने नंबर ऑफ़ टाइम गवर्नर साहब से भी हम मिले हैं, उनको मैं रिगार्डिंग अपने इश्यूज़ के लिए बताया कि हमने ये बोला है कि जो हम मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे से हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम बंदूक बनाते हैं,
बनाने से क्या होता है कि आपका काम बंद नहीं है कि बना रहे हो, पर मेरा काम बंद हो जाएगा क्योंकि मैं उसको बेच नहीं पा रहा। जब मैं उसको बेचूंगा तभी उसके रिटर्न आएगी, तो मैं उसको बनाना शुरू करूंगा। इन्होंने जब ये एक आर्डर निकाल दिया 2018 में, 922 नंबर आर्डर है इनका, इन्होंने जो ऑर्डर निकाला है उसमें इन्होंने कंप्लीट ब्लैंकेट बैन किया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी इलीगल है, आर्म्स एक्ट की भी वायलेशन की हुई है। उसके लिए हम कोर्ट में भी गए हैं और उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, मैंने अमित शाह जी को भी लिखा है। उन्होंने टाइम टू टाइम इनके लिए गवर्नर साहब से भी हम इसके लिए मिले थे। तो सिंपल सी बात हमने की है कि ब्लैंकेट बैन आप किसी भी चीज़ का नहीं कर सकते हो और कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मेरे जब इन्होंने ब्लैंकेट बैन किया, मैंने तभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को चिट्ठी लिख दी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने तभी मेरे को जवाब दे दिया कि भाई ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये आपकी स्टेट ने लिया है। तब दैट टाइम 2018 में ये स्टेट थी, तो ये उनका है, तो देयर इज़ नो प्रोविज़न। ये मैंने पॉइंट भी उनको लिख के दिया हुआ है कि दैट द सब्जेक्ट डिसीजन इज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर इज़ नो प्रोविज़न इन द लॉ अंडर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इशू सच डायरेक्शंस टू देम। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि देयर इज़ नो प्रोविज़न इन द लॉ कि मैं उसको कोई डायरेक्शन दूं, और इस स्टेट के पास प्रोविज़न था कि ये ब्लैंकेट बैन कर दें, तो जब ब्लैंकेट बैन इन्होंने कर दिया तो हमने गवर्नमेंट को यही लिखा है कि भाई आप ब्लैंकेट बैन ना करिए। अगर कोई जो भी पास्ट में कुछ भी हुआ है, अगर सीबीआई इंक्वायरी भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो लेट देम डू, वो करें अपना सारा काम करें। जो कल्प्रिट है दे शुड बी बिहाइंड द बार्स। तो उसमें आप सारा का सारा सिस्टम बंद, ये तो वही बात हो गई ना कि बैंक में एक फ्रॉड कर गया, वो बैंक बंद कर दिया जी आपने। अब 1000 लोगों के वहाँ पे अकाउंट्स हैं, वो खत्म। अकाउंट होल्डर्स मिनिस्ट्री में कल को कोई एक करप्ट निकलता है, कोई मिनिस्ट्री का बंदा करप्ट निकलता है, वो मिनिस्ट्री खत्म कर दीजिए। इनका मतलब तो ये है ना। और सबसे हैरानगी वाली बात मैं आज आपके सामने ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ, इन्होंने जो बैन लगाया है, बैन भी जो सेक्शन लगाई है दैट इज 14(1)(b) का सेकंड, जो सेक्शन थी वो थी 14(1)(b) का सेकंड। उसका मतलब है द पर्सन हु इज़ नॉट फिट फॉर द पब्लिक पीस एंड पब्लिक सिक्योरिटी। अगर आप कानून की भाषा में समझें तो उसको बोला जाता है द पब्लिक पीस एंड पब्लिक सेफ्टी का मतलब होता है द पब्लिक एट लार्ज। उसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब होता है टेररिज्म। उसके दूसरे मतलब ये होता है कि वो इतना एंडेंजर है पब्लिक के लिए कि उसको बिहाइंड द बार ही रखा जाए तो ठीक है। ये वो सेक्शन का मतलब है। ये मेरे पास कोर्ट की भी है, हैदराबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी वो काफ़ी ज़्यादा है। उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो पब्लिक पीस एंड पब्लिक सेफ्टी का जो लगा जाता है सेक्शन 14(1)(b) का सेकंड, उसमें ये चीज़ मतलब कि उन्होंने तो कोर्ट ने तो डायरेक्शन ऐसे दी हुई है कि वाइल अप्लाइंग दिस सेक्शन द ऑफिसर शुड अप्लाई हिज माइंड कि वो क्या कर रहे हैं उसमें। तो ये टोटली एक वायलेशन की हुई है इन्होंने, और उसका रिज़ल्ट ये है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितनी भी, जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री है ये 12 बोर ही बनाती है। 12 बोर बेसिकली एक गन होती है जो पहले किसी टाइम पे शिकारी लोग लेते थे, जो शिकार करने के लिए जाते थे। ये हंटिंग के लिए थी। दूसरा ये था कि ये जैसे बैंक के बाद सिक्योरिटी मैन होते हैं तो वो एक बड़ा वेपन होता है, सो दैट कि पब्लिक को दूर से दिखे कि भाई ये सिक्योरिटी पर्सन है, इसके पास गन है, तो हम कोई मिसबिहेव ना करें, सो दैट ये चल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये उसकी सिक्योरिटी के लिए है। वो हमारी स्टेट में ज़्यादातर 90% वो लेने वाले हैं आर्मी ऑफिसर्स लेते हैं, बिकॉज आर्मी पर्सनल्स लेते हैं, क्योंकि वो जब वो रिटायर होते हैं तो उसके बाद उनका ये होता है कि चलो किसी बैंक के बाहर या किसी इंस्टीट्यूशन के बाहर कहीं पे भी उनको एक जॉब मिल जाती है, और इससे कोई भी क्राइम नहीं होता है। क्राइम इन द सेंस, क्राइम जितने भी हैं, आप इंटरनेट में इतने वेबसाइट्स हैं, इतने आंकड़े हैं, उसमें सब में क्लियरली मेंशन है क्राइम ऑलवेज इलीगल वेपन से होता है, लीगल वेपन से नहीं होता। आप अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं करते, किसी की चुरा के आ जाओ तो कहीं भी मार लो, आप कुछ भी कर लो, ये डिफरेंस होता है। और इससे हमें इम्पैक्ट ये होगा 2018 से ये हमारी इंटायर इंडस्ट्री जो है ये बंद के कगार पे है, बिकॉज ऑफ ये सेक्शन जो इन्होंने लगाई है। 2018 के बाद हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया।
ना वो। आगे कैसे देखते हैं फिर, क्योंकि ऑर्डर तो निकाल दिया गया है अब, और ये भी कह दिया गया है कि 15 दिन का टाइम दिया गया है, समय दिया गया है। उसके लिए मैंने आपको यही बोला है कि हम डीसी साहब से पर्सनली मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से वो अंडरस्टैंड करेंगी सारा कि भाई क्या है। उनको मैं जो कानून है उनका भी उनको, आफ्टर ऑल शी इज़ ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो उनको सारा अवगत होगा किस कारण से हुआ है। कारण विल डिस्कस एंड सॉर्ट इट आउट। जितने लोगों के पास वेपन है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने आगे सेल किया डीलर्स को, डीलर्स ने आगे सेल किया, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप पैनिक ना हुए, जो आपको अगर नहीं है उस पर उन लोग क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने अभी टाइम दिया है 15 दिन का, कि इन द मीन टाइम हम डीएम साहब से मिलके कोई ना कोई डिसीजन देखेंगे। जो भी डिसीजन होगा वो पब्लिक को हम फिर शेयर कर देंगे कि भाई ऐसा है। बट आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसा सच कुछ होगा। तो हो सकता है डीएम साहब वो दोबारा पोर्टल खोलें तो एक लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो सारे के सारे अपने वो करवा देंगे एंड दैट विल बी फाइनलाइज। कोई इसमें आपकी मुलाकात होगी, उसके बाद वाफिस से आपसे बातचीत करेंगे और वो भी इन्फॉर्मेशन जो है अपने ऑडियंस तक। प्लीज़ एनी टाइम, थैंक यू। तो हमारे साथ संजय शर्मा जी थे, प्रेसिडेंट हैं। अगर बात करें गन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जम्मू की तरफ से, इनसे सीधी बातचीत की है, क्योंकि एक ऑर्डर जो डीएम की बात करें उनके द्वारा निकाला गया, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि अगर आपके पास आप गन होल्डर हैं, आपके पास लाइसेंस है, अगर वो एनडीएल के पोर्टल पर नहीं चढ़ा हुआ, ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ पर आपका नाम या लाइसेंस या फिर आप नाम नहीं शो हो रहा, तो आपको उस वेपन को, जो आपका एमुनेशन जो है उसे सबमिट करवाना है नज़दीक के पुलिस स्टेशन के पास, या फिर अगर आप आर्मी पर्सनल हैं तो आपको अपने यूनिट में जो है उसे सबमिट करवा देना है। सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया था। और जिस तरीके से इनसे बातचीत की गई, इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जब ऑफिस गए हैं डीएम के तो उनमें बताया गया है कि एनडीएल का जो पोर्टल था वो बंद हो चुका है। अब जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी उन पर, जिनका नाम मेंशन नहीं हो रहा वहां पर, वो लोग क्या करेंगे? तो साफ तौर पर अब बातचीत की जाएगी, क्योंकि 15 दिन का समय है, तो इस समय में इसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनिल वासा जी से मुलाकात की जाएगी, उनसे बात की जाएगी, समय दिया जाए ताकि बाकी लोग, जिन लोगों का अभी तक लाइसेंस वहाँ पर नहीं चढ़ा हुआ, उस पोर्टल पर नहीं रजिस्टर शो नहीं हो रहा, वो भी कम से कम जो है वहाँ पर उनका नाम भी शो हो जाए, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है, प्रॉब्लम जो है वो ना क्रिएट हो पाए। अदरवाइज क्योंकि इस समय सिचुएशन वैसी है, कई लोगों के तो घर चल रहे हैं, कईयों के पास अगर वेपन है तो वो कई स्कूलों के बाहर, कई दफ्तरों के बाहर जो है वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी सैलरीज आ रही हैं, रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, और उस वजह से भी उनके घरों में इम्पैक्ट पड़ेगा। और बाकी रही बात मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की, तो मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं वो तो परेशान हैं ही, क्योंकि जिस तरीके का खुद बता रहे हैं कि 2018 के बाद एक ऑर्डर निकाल दिया गया जिसमें ये कहा दिया गया कंप्लीट ब्लैंकेट बैन जो है वो लगा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। अगर बात करें तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं इन लोगों को भी हो रही हैं। एक तरफ सरकार वादे और बड़े बड़े दावे ये करती है कि 2019 के बाद से लगातार जो है तरक्की की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सूरत हाल जब हम किसी से बात करते हैं तो वो दृश्य जो है वो अलग ही नजर आते हैं। अब एक और नया मुद्दे तो बहुत सारे जम्मू कश्मीर में इस समय चल रहे हैं, लेकिन एक और मुद्दा नया जो है वो सामने आ चुका है। आखिरकार अब ये हल जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनिल वासा जी के पास ही है, वो समय देंगी तो बाकी लोग, जिन लोगों का वहाँ पर नाम रजिस्टर नहीं है, वो करवा पाएंगे। किसी भी तरीके से कोई ना कोई उनको एक रास्ता दिखाया जाएगा ताकि वो भी रजिस्टर हो सके, ताकि उनको भी कोई भी सिचुएशन जो है, कोई भी पैनिक जो है वो ना हो सके और कोई प्रॉब्लम जो है उनको फेस ना करनी पड़े। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बढ़ रहे हैं बाहू एक्सप्रेस पर। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बाकी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँचे, क्योंकि सिचुएशन जो है काफ़ी लोग जो है इस समय थोड़े से पैनिक है, प्रॉब्लम थोड़ा सा इस समय कंफ्यूज है कि हमें क्या करना है आगे, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंच जाएगी। इधर के साथ शुभ मिलेंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।